वेलकम बैक एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 18 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। As you know, the function of the organ system in our body must be coordinated to maintain homeostasis। अब जैसे कि आप जानते हैं हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम है सब मिलकर कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं ताकि हमारा एक जो प्रोसेस है इंटरनल प्रोसेस जिसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस वो मेंटेन किया जा सके। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सारे हमारे बॉडी में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, लेकिन ये भी तो पता होना चाहिए कि होम्योस्टेसिस है क्या। अब होम्योस्टेसिस होता क्या है? होम्योस्टेसिस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। होम्यो मीन्स सेम, स्टेसिस मीन्स मेंटेन। ऐसे हम समझ सकते हैं कि एक इंटरनल बॉडी टेम्परेचर या इंटरनल बॉडी की कंडीशंस को मेंटेन करके रखना इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। तो होम्योस्टेसिस कैन बी डिफाइन एज इट इज़ द प्रोसेस टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी कांस्टेंट टेम्परेचर। मीन्स जैसे हमारी बॉडी का जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है कि इतना ही रहता है, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो उतना ही रहेगा डिस्पाइट ऑफ बीइंग बाहर सर्दी हो गर्मी हो। अब सर्दी है तो हम लोग शिवर करते हैं, क्यों करते हैं? हमारी बॉडी का टेम्परेचर फॉल कर रहा है, टू मेंटेन दैट कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वी शिवर, सो दैट ताकि वो मेंटेन रहे। तो वही हमारे बॉडी में जो भी इंटरनल टेम्परेचर है या जो इंटरनल इन्वायरमेंट, टेम्परेचर ना बोल के मोर एक्यूरेट फॉर्म इज़ द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, उसको मेंटेन करना इज़ नोन एज होम्योस्टेसिस। तो इसीलिए हमारे जितने भी ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में काम करते हैं कोऑर्डिनेटेड वे में ताकि क्या मेंटेन किया जा सके, होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया जा सके। अब कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन अनदर। तो कोऑर्डिनेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दो या उससे ज़्यादा ऑर्गन क्या करता है, इंटरेक्ट करते हैं, आपस में मिलते जुलते हैं एंड कॉम्प्लीमेंट द फंक्शन, और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं या उसको करवाने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज, जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी की डिमांड क्या है, इंक्रीज हो जाती है हमारी बॉडी में ताकि मेंटेन किया जा सके फॉर मेंटेनिंग एंड इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मसल एक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, अब उसको मेंटेन करके रखना है तो एनर्जी डिमांड बढ़ जाती है। एनर्जी डिमांड बढ़ रही है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ेगी। अब ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाना है तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा तो हार्ट रेट भी बढ़ेगा और ब्लड फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो उसी तरीके से इससे क्या हुआ, पूरा कंडीशन एक आई कि एक्सरसाइज कर रहे हैं, मसल एक्टिविटी हो रही है ज़्यादा, ये एक कंडीशन थी। लेकिन इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए कौन कौन आ गए? सब ने काम करा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, बॉडी फ्लूइड सिस्टम, सब काम करेगा। देखो पढ़ो, व्हेन वी डू फिजिकल एक्सरसाइज द एनर्जी डिमांड इंक्रीज फॉर मेंटेनिंग इंक्रीज मस्कुलर एक्टिविटी। द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीज। द इंक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नेसेसिटेट्स एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट बढ़ेगी और ब्लड फ्लो भी बढ़ जाएगा ब्लड वेसल्स में। व्हेन फिजिकल एक्सरसाइज इज स्टॉप, अब जब फिजिकल एक्सरसाइज रुक जाएगी तो सारी नर्व्स की एक्टिविटी और हार्ट की, लंग की, किडनी की कहाँ हो जाएगी, अपने नॉर्मल फंक्शन में, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। Thus, the function of muscles, lungs, heart, blood, vessel, kidney, and other organs are coordinated while performing physical exercises. In our body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activities of the organ so that they function in a synchronized fashion. तो कहाँ पे कैसे काम कर सकें? वो एक सिंक्रोनाइज फैशन में काम कर सकें। हमारी बॉडी में कौन कौन न्यूरल और कोऑर्डिनेट एंडोक्राइन सिस्टम आपस में एकदम मिलकर काम करते हैं ताकि हमारे जो ऑर्गन है एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम कर सके। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से आ गए इसके अंदर? न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। The neural system provide an organized network of point-to-point connection for a quick coordination. न्यूरल सिस्टम का क्या काम है? नेटवर्क, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करना और ऐसे सिग्नल्स को भेजना। वहीं पे एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड करता है केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स। वही एंडोक्राइन सिस्टम में क्या, हमारे जब हॉर्मोन्स काम करवाते हैं। अब इस चैप्टर में हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हमारा न्यूरल सिस्टम कैसे काम करता है, क्या होता है, कैसे कोऑर्डिनेट किया जाता है, जो भी इम्पल्स वगैरह बनती हैं वो कैसे आगे ट्रांसमिट होगी, फिर वहाँ से कैसे कंडक्ट की जाएगी, उसको पूरा हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
न्यूरल सिस्टम. The neural system of all animal is composed of highly specialized cells called neurons. जो न्यूरल सिस्टम है वो कैसे बना हुआ है? पूरा एक हाईली स्पेशलाइज सेल्स का बना हुआ है जिसे कहते हैं हम न्यूरॉन्स, जो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं, रिसीव करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई. द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज़ वेरी सिंपल इन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स. न्यूरल जो ऑर्गेनाइजेशन है होती है बहुत सिंपल होती है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में. फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रा में किसकी बनी है? नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स की बनी हुई है. वहीं पे न्यूरल सिस्टम बेटर ऑर्गेनाइज होता है इंसेक्ट्स में. फिर ब्रेन प्रेजेंट किया जाता है वहाँ पे, मतलब क्या किया जाता है? ब्रेन वहाँ प्रेजेंट होता है, साथ में बहुत सारे गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यूज़ भी होते हैं. वर्टिब्रेट्स के पास क्या है? सबसे डेवलप न्यूरल सिस्टम मिलता है. तो अब उसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेट्स में ह्यूमन न्यूरल सिस्टम. द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. किस में डिवाइडेड है ह्यूमन न्यूरल सिस्टम? 2 पार्ट्स में डिवाइड है. कौन कौन सा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे बोलते हैं CNS एंड PNS. द CNS इंक्लूड्स द ब्रेन. CNS के अंदर क्या क्या आ रहे हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल. कहाँ क्या किस चीज़ की साइट है? ये इंफॉर्मेशन को जो प्रोसेस करे और कंट्रोल करे. अब जो PNS होता है उसके पास क्या आती हैं? सारी नर्व्स आती हैं बॉडी की एसोसिएटेड विद द CNS. जितनी भी नर्व्स जो है इससे रिलेटेड जितनी भी हैं वो सब किसके अंदर आती हैं? PNS के अंदर आती हैं. ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ऑब्वियसली ये प्रेजेंट पार्ट है CNS के. द नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर 2 टाइप्स. अब PNS के भी जो नर्व फाइबर्स है इसके अंदर क्या आ गया? नर्व फाइबर्स. अब नए फाइबर्स के भी क्या हैं? 2 पार्ट हैं. पहला एफेरेंट फाइबर्स, दूसरा इफेरेंट. अब जो एफरेंट नर्व फाइबर हैं वो इम्पल्स लेंगे, उठाएंगे, टिश्यू से उठाएंगे और किसके पास पहुँचाएंगे? CNS के पास. वहीं पे जो इफरेंट फाइबर है वो अब जो इम्पल्स गया उसको रेगुलेट करने के लिए सिग्नल भेजेगा. कहाँ से सिग्नल भेजेगा? CNS से किसके पास? टिश्यू के पास. तो the efferent nerve fiber transmit impulse from tissue organs to the CNS, and efferent fiber transmit regulatory impulse from the CNS to the concerned peripheral tissue या फिर organ. अब PNS को फर्दर 2 डिविजन्स में बांटा गया है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम. अब जो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है वो क्या करता है? वो इम्पल्स लेता है CNS से और 2 स्केलेटल मसल्स और स्केलेटल मसल्स को पहुंचा देगा. वहीं पर जो ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम है वो ट्रांसमिट करेगा इम्पल्स CNS से इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स ऑफ द बॉडी को. तो नाम से हम समझ सकते हैं S फॉर क्या? स्केलेटल मसल समझ सकते हैं. तो S से वो कहीं से उठा रहा है, जो सोमैटिक है उसका काम ही है CNS से लेना और स्केलेटल मसल्स को पहुंचा देना. अब इसमें भी ऑटोनॉमिक समझ आ रहा है. ऑटोनॉमिक जो अपने आप चले, जो इनवॉलेंट्री है, तो ये भी CNS से लेगा और कहाँ पहुँचाएगा? इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स को. The autonomic neural system is further classified into sympathetic neural system and parasympathetic neural system. अब autonomic को फिर किस में? 2 पार्ट्स में डिवाइड करा गया, sympathetic neural system and parasympathetic neural system. अब एक बार देखो यहाँ बना लेते हैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में. अब हमारा ह्यूमन न्यूरल सिस्टम 2 पार्ट्स में डिवाइड है. हम यहाँ लिख सकते हैं ऊपर न्यूरल सिस्टम. एक सेकेंड यहाँ लिखते हैं न्यूरल सिस्टम. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, CNS and PNS. CNS is central nervous system, PNS is peripheral nervous system. CNS के अंदर क्या है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. अब PNS के अंदर क्या आती हैं? फाइबर्स आते हैं. फाइबर्स 2 टाइप के देखे हमने, एफेरेंट
और इफरेंट। एफरेंट का काम था सिग्नल को उठाना टिश्यू से और पहुंचा देना सीएनएस के पास। इसका काम था सिग्नल उठाना सीएनएस से, रेगुलेटरी इम्पल्स देना सीएनएस से और टिश्यू को पहुंचा देना। किसके रिस्पॉन्स में? एफरेंट के रिस्पॉन्स में। जो भी इम्पल्स आया उसके रिस्पॉन्स में जो हमें इम्पल्स पहुंचाना है वो सीएनएस से ट्रांसमिट होगा टिल टिश्यू। अब पीएनएस को फिर फर्दर डिवाइड किया गया। इसको डिवाइड किया गया दो पार्ट्स में, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और इधर ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। अब सोमैटिक नाम एस फॉर स्केलेटल मसल, एस फॉर सोमैटिक, तो ये क्या लेगा? सीएनएस से सिग्नल लेगा और कहाँ पहुँचाएगा? स्केलेटल मसल्स को। ऑटोनॉमिक से समझ आ रहा है? ऑटोनॉमिक जो इनवॉलेंट्री है, तो ये सिग्नल लेगा सीएनएस से, कहाँ पहुँचाएगा? स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। अब फर्दर ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया गया है, इसको दो पार्ट में, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, वो मोस्टली चीज़ों को इंक्रीज करता है और पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज करता है। तो हम ये कह सकते हैं ये एक्टिव मोड में काम करता है और ये रिलैक्स मोड में काम करता है। तो यहाँ तक अभी तक हमने ये पढ़ा, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड है, सीएनएस, पीएनएस। सीएनएस के अंदर आए ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पीएनएस के अंदर आते हैं फाइबर्स, फाइबर्स में एफरेंट और इफरेंट। एफरेंट का काम है टिश्यू से लेना सीएनएस को पहुंचाना, इफरेंट का काम है सीएनएस से लेना टिश्यू में पहुंचाना। फिर पीएनएस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, ऑटोनॉमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक के नाम से समझ आ रहा है, एस फॉर हम ले सकते हैं स्केलेटल मसल मान सकते हैं, तो यहाँ सीएनएस से आते हैं सिग्नल स्केलेटल मसल्स तक जाते हैं। ऑटोनॉमिक नाम से समझ आ रहा है जो अपने आप काम करे, तो वहाँ से सिग्नल कहाँ जाएंगे? सीएनएस से कहाँ जाएंगे? स्मूथ मसल्स और इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स। फर्दर ऑटोनॉमिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। तो सिंपैथेटिक कब काम कर रहा है? जब एक्टिव स्टेट में ज़्यादातर, और पैरासिम्पैथेटिक काम करता है रिलैक्स मोड में, लाइक जैसे कि डाइजेशन वगैरह, डाइजेशन रिस्पॉन्स हो गया, रिलैक्स्ड हो गया, फीडिंग हो गया। और सिंपैथेटिक के एग्जांपल हो गए लाइक कोई एक्टिव कंडीशन, सपोज कोई डेंजर सेंस करा तो वो वाली चीज़ें वहाँ पे काम करेगा सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम। नाउ विसरल नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो विसरल नर्वस सिस्टम है वो भी किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एक और विसरल, वैसे इसी के अंदर कवर हो जाता है बट ये समझाने के लिए। तो विसरल भी किसका पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसके पास क्या आती है? सारा कॉम्प्लेक्स ऑफ नर्व्स, फाइबर्स, गैंग्लिया एंड प्लेक्सस। वो हम पढ़ के आए थे विकी पीएनएस के अंदर। क्या आता है? फाइबर्स जो थे एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर्स, बाय विच इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द विसरा ऑर्गन्स एंड फ्रॉम विसरा टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ इससे क्या होता है? इसमें से इम्पल्स ट्रेवल करता है सीएनएस से विसरा से और विसरा से सीएनएस के पास। Now, neuron as a structural and functional unit of neural system. A neuron is a microscopic structure composed of three major parts, namely cell body, dendrite, axon. अब इसने कहा एक न्यूरॉन क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, उसके तीन मेजर पार्ट्स हो गए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इधर न्यूरॉन, न्यूरॉन के भी क्या पार्ट हैं? तीन पार्ट हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। अब जो सेल बॉडी है उसके पास साइटोप्लाज्म होता है, एक टिपिकल सेल ऑर्गेनेली की तरह। उसके पास कुछ उसमें बॉडीज़ मिलती हैं जो कि होती हैं ग्रैन्युलर्स बॉडी होती है, उन्हें कहा जाता है नसल ग्रैन्यूल्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कौन सी क्या है होगा? इसके पास साइटोप्लाज्म होगा, साइटोप्लाज्म में क्या मिलेगा हमें? नसल ग्रैन्यूल्स। Short fiber which branch repeatedly and protect out the cell body contain nasal granules and are called dendrites. तो डेंड्राइट के पास भी क्या होंगे? नसल ग्रैन्यूल्स होंगे। ये
लिखा है ना, रिपीटेडली एंड प्रोजेक्ट आउट ऑफ द सेल बॉडी शॉर्ट फाइबर्स। तो इन्हें क्या कहा गया, नेसल ग्रैन्यूल्स। दीज फाइबर्स ट्रांसमिट इम्पल्स टूवर्ड द सेल बॉडी। ये फाइबर क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को टूवर्ड सेल बॉडी। अब जो भी इम्पल्स आएगा यहाँ पे ये इसको लेंगे और कहाँ पहुँचाएंगे, सेल बॉडी तक पहुँचा देंगे इसको। इनका काम है इम्पल्स लेना और सेल बॉडी को पहुँचा देना। तो इधर हम लिख सकते हैं डेंड्राइट का क्या फंक्शन हुआ, लिख लो या मार्क कर लो, ट्रांसमिट impulse towards cell body. These fibers transmit impulse toward the cell body. The axon is a long fiber, the distal end of which is a branched. अब इसने कहा जो एक्सॉन होता है, ये पूरा एक्सॉन जो आता है, ये पूरा एक्सॉन होता है, और इसका जो डिस्टल एंड मतलब लास्ट वाले जो एंड कैसे हो जाते हैं, से ब्रांच वाली फॉर्म में आ जाते हैं। ईच ब्रांच टर्मिनेट एज अ बर्ब लाइक स्ट्रक्चर, और हर एक ब्रांच ऐसे बर्ब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है। और इसे ही कहते हैं हम साइनॉप्टिक नॉब, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, साइनॉप्टिक फ्लूइड, जिसमें क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। इसे कहते हैं हम साइनॉप्टिक नॉब। विच पजेस साइनेप्टिक वेसिकल्स, इसके पास क्या है, साइनेप्टिक वेसिकल्स मिलेंगे। उसके अंदर एक केमिकल होगा जिसे कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर में भी बेसिकली एसिटाइलकोलिन एक कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर है। द एक्सॉन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब जो एक्सॉन है उसका काम क्या है, उसका काम हुआ, डेंड्राइट का काम था इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ लाना। एक्सॉन का काम है ट्रांसमिट impulse away from cell body। कहाँ देगा, या तो साइनेप्स को देगा या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को देगा। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्सॉन एंड द डेंड्राइट द न्यूरॉन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। अब एक्सॉन और डेंड्राइट के बेसिस पे न्यूरॉन को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आओ देखते हैं आगे किस किस में। तो हम इसे भी फ्लो चार्ट के ही लिखेंगे, फ्लो चार्ट की फॉर्म में, उससे इजीली याद होता है। तो on the basis of number of axon and dendrites, neurons are divided into 3 टाइप्स। पहला टाइप है मल्टीपोलर, नाम से समझ आ रहा है, मल्टी बहुत सारे, उसके पास पोल होंगे। अब मल्टीपोलर से हम क्या समझते हैं, मल्टीपोलर के पास होता है एक एक्सॉन या फिर एक एक्सॉन और साथ में 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट्स, तो वो आते हैं मल्टीपोलर के अंदर। तो हम, और जो कहाँ मिलते हैं, बेसिकली हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। दूसरे है हमारे बायपोलर, बायपोलर मतलब जिसके 2 पोल हों, एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। ये कहाँ मिलेगा आपको, देखने मिलता है ये हमें हमारे रेटिना ऑफ आई में, रेटिना ऑफ आई। और मल्टीपोलर कहाँ मिल रहा था, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। तीसरा होता है यूनिपोलर, जिसका एक ही पोल हो, और मतलब उसके पास क्या होगा, सिर्फ एक सेल बॉडी होगी बस, और एक एक्सॉन, नो डेंड्राइट। और ये कहाँ मिलता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब पढ़ते हैं क्या क्या पढ़ा हमने। अब देखो ये पढ़ा था कि ऑन द बेसिस of number of axon and dendrite, neurons are divided into 3 types: multipolar एक axon,
दो या दो से ज़्यादा डेंड्राइट, और कहाँ मिलेगा सेरेब्रल कॉर्टेक्स में। बायपोलर, एक एक्सॉन एक डेंड्राइट, कहाँ मिलेगा रेटिना ऑफ आई में। यूनिपोलर, सेल बॉडी विद वन एक्सॉन ओनली, ये कहाँ मिलती है मोस्टली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। अब जो एक्सॉन्स हैं वो भी दो टाइप के एक्सॉन्स होंगे, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। तो हम समझते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड से क्या मतलब है। अब एक सेल होते हैं श्वान सेल्स, वो बनाते हैं माइलिन शीट, ठीक है। तो जिस एक्सॉन में श्वान सेल्स काम कर रहे हैं वहाँ, और वहाँ वो माइलिन शीट फॉर्म कर रहे हैं, उन एक्सॉन्स को नाम रख दे दिया जाता है माइलिनेटेड एक्सॉन्स। और दूसरी जगह जहाँ माइलिन शीट नहीं मिलती वहीं उन्हें कहते हैं हम नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स। ऐसा नहीं है कि जहाँ माइलिन शीट नहीं मिल रही वहाँ श्वान सेल्स नहीं होंगे, श्वान सेल्स वहाँ होंगे, लेकिन बस वहाँ माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो there are two types of axons, namely myelinated and non-myelinated. The myelinated nerve fiber are enveloped with the Schwann cells. वही myelin sheets की जो फाइबर है वो कैसे enveloped हैं by Schwann cells, वहीं पे जो क्या बना रहे हैं myelin sheet बनाते हैं around the axon. The gap between the two adjacent myelin sheets are called nodes of Ranvier. ये अब ये दो myelin sheet के बीच का गैप है तो इसे क्या कहते हैं, nodes of Ranvier. Myelinated nerve fiber are found in the spinal and cranial nerves. अब ये कहाँ मिलते हैं, myelinated क्रेनियल नर्व और स्पाइनल में। वहीं पे अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर एनक्लोज बाय श्वान सेल्स, वो भी एनक्लोज है श्वान सेल्स के ही थ्रू, लेकिन वहाँ पे माइलिन शीट का फॉर्मेशन नहीं होता अराउंड द एक्सॉन। और कॉमनली कहाँ पाया जाता है, ये हमारे ऑटोनोमस और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में पाया जाता है। अब ये क्या थे ऑटोनोमस सोमैटिक न्यूरल सिस्टम, पीएनएस के पार्ट्स थे। हम पढ़ के आए थे ना पीएनएस में, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और विसुअल न्यूरल सिस्टम, ये सारी चीज़ें। फिर ऑटोनॉमिक के दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो जो नॉन माइलिनेटेड है कहाँ मिलेगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में, और माइलिनेटेड कहाँ मिलेगा, स्पाइनल और क्रेनियल में नर्व्स में। अब एक बार इसका डायग्राम देखते हैं, देखो पूरा न्यूरॉन का, ये डेंड्राइट्स हैं, इसका काम क्या था, इम्पल्स को टुवर्ड द सेल बॉडी तक पहुंचा देना। वहीं पे ये क्या है, नेसल ग्रैन्यूल्स जो इसके अंदर मिल रहे थे सेल बॉडी है डेंड्राइट्स के पास, ये हमारी सेल बॉडी, ये इसका न्यूक्लियस, ये है श्वान सेल्स, फिर है एक्सॉन, माइलिन शीट जहाँ पे श्वान सेल्स बना रहे हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर, गैप दो एडजेसेंट माइलिन शीट्स के बीच का गैप, इट्स नोड्स ऑफ रेनवियर। ये वही एक्सॉन के टर्मिनल्स, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसे कहा जाता है साइनेप्टिक नॉब। तो ये क्या है, एक न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर। नाउ जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और समझने वाला भी है, तो ध्यान से समझना इसको। देखो अब न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स एक एक्साइटेबल सेल्स हैं क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन क्या होती है, पोलराइज स्टेट में रहती है। डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल आर प्रेजेंट ऑन अ न्यूरल मेम्ब्रेन, एक न्यूरल मेम्ब्रेन पर डिफरेंट टाइप्स के आयन चैनल प्रेजेंट होते हैं, और इन आयन चैनल्स को हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल। वो डिफरेंट आयन्स के लिए क्या होती हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इम्पल्स, जब न्यूरॉन कोई इम्पल्स कंडक्ट नहीं करता है, डेट इज रेस्टिंग, तो जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो कंपैरेटिवली मोर परमिएबल हो जाती है पोटेशियम आयन्स के लिए। अब इस कहने का मतलब क्या है, अब जो ये हमारी जैसे मेम्ब्रेन होती है, ये इस पर बहुत सारे आयन चैनल्स लगे हुए हैं, मान लो एक गेट जैसे हैं, ठीक है। तो जब क्या बोल रहा है ये जो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है डिफरेंट आयन्स के लिए, मतलब सेलेक्ट करेगी जिसको ये चाहेगी उसी को अंदर बुलाएगी। अब न्यूरॉन क्या है, कंडक्ट नहीं कर रहा है कोई भी इम्पल्स, रेस्टिंग स्टेट पड़ी हुई है, तो जो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है वो किसके लिए ज़्यादा परमिएबल है, पोटेशियम आयन्स के लिए, मतलब वो ज़्यादा इनको अलाउ करेगी अंदर आने की, हाँ भाई तुम अंदर आते जाओ, और सोडियम आयन्स को मना करेगी, नहीं तुम अंदर नहीं आ सकते। सिमिलरली जब मेम्ब्रेन इनपरमेबल होगी निगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि निगेटिव चार्ज को आने के लिए अलाउ नहीं करती, कहेगी तुम अंदर नहीं आ सकते। तो ये जब रेस्टिंग स्टेट है तो एक्सटर्नल मेम्ब्रेन मोर परमेबल है पोटेशियम आयन्स के लिए और नियरली इम्परमेबल टू सोडियम आयन्स। वैसे ही मेम्ब्रेन इम्परमेबल होती है निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए जो एक्सोप्लाज्म में होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जो कॉन्सिक्वेंटली जो एक्सोप्लाज्म है इनसाइड द एक्सोन, अब इसके अंदर जो एक्सोप्लाज्म होगा, यहाँ पे जो एक्सोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, तो ये निगेटिव प्रोटीन्स को भी अलाउ नहीं कर रही, आने दे रही है। तो अब जो एक्सोप्लाज्म है उसके अंदर, एक्सोन मेम्ब्रेन के अंदर, तो इसके पास क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन्स है क्योंकि इसको आने के लिए अलाउ करिए, एंड निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स, और निगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स के लिए भी, ठीक।
एंड लो कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम, और सोडियम की कंसनट्रेशन क्या है, लो है यहाँ पे। इन कंट्रास्ट अगर इसके अपोजिट देखें तो जो फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन, एक्सॉन के बाहर जो फ्लूइड है मान लो यहाँ, तो उसके पास क्या है, लो कंसनट्रेशन होगी पोटेशियम की ऑब्वियसली, क्योंकि इसको रेस्टिंग कंडीशन में इसको अलाउ ही नहीं है, इसको अलाउ है अंदर जाना, तो इसकी कंसनट्रेशन बाहर कम होगी। और किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी यहाँ पे, सोडियम की कंसनट्रेशन यहाँ पे ज़्यादा होगी। एंड दस फॉर्म अ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट। अब क्या बन गया, कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन गया ना, यहाँ इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा पोटेशियम की, हाँ तो एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन गया। देखो एक बार अच्छे से समझा दूँ पूरा ड्रॉ करके। देखो ये मेम्ब्रेन है, ये इसके पास चैनल्स हैं जो सिलेक्टिवली परमेबल हैं, बाहर क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम भी प्रेजेंट है और सोडियम भी प्रेजेंट है। जब रेस्टिंग कंडीशन है तो इसको अलावा है ये अंदर आ सकता है, इसको परमिशन नहीं है कि ये अंदर आए, वेट, इसको परमिशन नहीं है। कौन सी बात चल रही है, रेस्टिंग स्टेट, ठीक है। तो ये अंदर जाएगा, सोडियम अंदर ऊपर, सॉरी पोटेशियम अंदर जाता रहेगा। अब जो ये एक्सोप्लाज्म है अंदर जो ये फ्लूइड है, तो यहाँ हाई कंसनट्रेशन किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, जो ये फ्लूइड है यहाँ किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलने वाली है हमें, पोटेशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इसको अलाउ किया गया है अंदर आना। और बाहर किसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे एक कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन गया ये, कि अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट तो मूवमेंट किसका ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ तो बहुत यहाँ पे एक दो पोटेशियम प्रेजेंट है बस, और यहाँ एक दो, तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सोडियम अंदर आना चाहिए और पोटेशियम बाहर जाना चाहिए। तो लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमें कंडीशन मेंटेन करनी है, तो इस कंडीशन को मेंटेन करने के लिए क्या परफॉर्म होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म किया जाता है, एनर्जी खर्च करके, जिसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहीं पे लिखा है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट बन जाता है, ठीक है। अब कैसे मेंटेन किया जा रहा है, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट आइन सोडियम पोटेशियम पंप, जिसे क्या बोलते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। 3 Na बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम अंदर सेल की तरफ आते हैं। तो 3 यहाँ से क्या होगा, 3 Na बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। तो ये क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप, ये मेंटेन किया जाता है। अब इसका रिजल्ट क्या है, जो बाहर वाला सरफेस है, अब ये एक्सोनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी उसके बाहर वाला जो सरफेस है क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और जो उसके अंदर वाला सरफेस होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब आगे पढ़ते हैं, देखो बिकम्स नेगेटिव चार्ज, और इसी को क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है पोलराइज स्टेट बोला जाता है। पोलराइज स्टेट क्या हुई, एक्सोनल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बाहर है क्या पॉजिटिव चार्ज और अंदर क्या है नेगेटिव चार्ज, तो ये हो गई पोलराइज स्टेट। द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेस्टिंग पोटेंशियल, और इसी पोटेंशियल को क्या कहा जाता है, रेस्टिंग पोटेंशियल कहा जाता है। अब आप क्यूरियस नहीं, जनरेशन हो गया नर्व इम्पल्स, तो उसका कंडक्शन भी होगा लॉन्ग द एक्सॉन। तो जब एक स्टिमुलस अप्लाई होगा साइट ए पे, ठीक है, तो पोलराइज मेम्ब्रेन पे जब उस पर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आएगा, जनरेट होगा, ठीक, तो अब जो ए साइड थी वो किसको परमेबल बन जाएगी, सोडियम को आने के लिए अलाउ कर देगी, परमेबल फॉर द सोडियम। अब सोडियम को कहेगी कि भाई अब जब यहाँ पे एक इम्पल्स आ गया, ये कोई एक इम्पल्स है, तो यहाँ के जो आयन चैनल्स थे वो अलाउ करेंगे, अब सोडियम तुम जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, ठीक है। दिस लीड्स टू द रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम फॉलोड बाय द रिवर्स पोलैरिटी एट दैट साइड। अब जैसे जैसे सोडियम अंदर आता जाएगा एक इस साइड पे, तो इतने ही पार्ट की पोलैरिटी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, ये बन जाएगा माइनस साइड और ये बन जाएगी प्लस साइड, ठीक है। दैट इज आउटर सरफेस मेम्ब्रेन बिकम नेगेटिवली चार्ज एंड द इनर साइड बिकम पॉजिटिवली चार्ज। दस द पोलैरिटी ऑफ द मेम्ब्रेन एट द साइड ए इज रिवर्स एंड इज डीपोलराइज्ड। अब तो क्या हो गई, इतना ये क्या हो गया, ये हो गया डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज कंडीशन हो गई, और ये क्या थी, पोलराइज कंडीशन, ठीक है। अब पोलैरिटी ऑफ मेम्ब्रेन द साइट है रिवर्स हो गई और वो क्या हो चुका है, डीपोलराइज हो चुका है। तो जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए, उसे क्या कहा जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। तो जो रेस्टिंग स्टेट पे था पोटेंशियल वो था रेस्टिंग पोटेंशियल। अब जब इम्पल्स आया, डीपोलराइज आ गई, अब जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल का नाम रख दिया गया एक्शन पोटेंशियल, जिसे इनफैक्ट हम क्या बोलते हैं, नर्व इम्पल्स ही कहते हैं। एट द साइड इमिडिएटली अहेड, अब जो यहाँ पे इसके अगली साइड होगी यही मेम्ब्रेन, तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे तो पोलैरिटी वही वाली होगी, पॉजिटिव चार्ज ऑन द आउटर सरफेस
सरफेस, क्योंकि हमने देखा था पूरी मेम्ब्रेन पे चार्ज नहीं आया था, उसकी एक साइड है मेम्ब्रेन की, एक साइड पे ये चेंज आया डीपोलराइजेशन का। तो अब जो दूसरी साइड है, मतलब फर्दर आगे कंटिन्यू करें मेम्ब्रेन को, तो वहाँ पे तो वही पहले वाले मेंटेन है कंडीशन। तो अब जो चार्ज होगा, कैसे करंट कैसे फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव साइड करंट फ्लो करता है। तो ये तो करंट कहाँ जाएगा, प्लस से नेगेटिव साइड जाएगा, यहाँ जाएगा, ये साइड ए थी, ये साइड बी। तो ऐसे करते करते ये अब फिर ये चेंज हो जाएगी, फिर ये डीपोलराइज होगी, आगे वाली पोलराइज होगी, फिर ये ऐसे से कंटिन्यू करके क्या होता जाता है, फर्दर चलता जाता है। आओ पढ़ते हैं अब आगे। देखो, at the side immediately ahead the axon membrane has a positive charge on the outer surface and a negative charge on the inner surface. As a result, current flow on the inner surface from side A to side B, जैसे मैंने आपको बताया। on the outer surface current कैसे flow करेगा, साइड B से साइड A की तरफ, जिसकी ताकि क्या हो जाए, सर्किट कंप्लीट हो जाए। इसलिए पोलैरिटी क्या हो जाएगी, फिर रिवर्स होगी, फिर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा B पे, और ऐसे ही इम्पल्स जो होता है जनरेट होता रहता है और आगे सीक्वेंस रिपीट करते रहते हैं। द सीक्वेंस इज रिपीटेड एंड अलोंग द लेंथ ऑफ एक्सॉन। ये पूरी लेंथ थी एक्सॉन की, इधर साइड ए क्रिएट हुई, साइड बी क्रिएट हुई, फिर ये पोलराइज थी, पहले पोलराइज थी, फिर डीपोलराइज हुई, तो ये पोलराइज रही, यहाँ से यहाँ करंट फ्लो करेगा, यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, फिर ये डीपोलराइज हो जाएगी, आगे वाली पोलराइज होगी, फिर करंट फ्लो करेगा, और ऐसे करते करते ये रिपीट होता जाएगा सीक्वेंस। एंड इम्पल्स इज कंडक्टेड, और ऐसे क्या हो जाता है, इम्पल्स कंडक्ट हो जाता है। जैसे ही, अब देखो ये दूसरा पॉइंट आ गया, द राइज इन द स्टिमुलस इंड्यूस परमिबिलिटी टू सोडियम इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव। अब जो स्टिमुलस इंड्यूस होता है, जो परमिबिलिटी होती है सोडियम के लिए, कि सोडियम को बहुत जल्दी जल्दी आने अंदर अलाउ कर दिया गया, वो जो अलाउ है, वो जो टाइम पीरियड है बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, वो जल्दी से चेंज हो जाता है, वापस से परमिबिलिटी हो जाती है पोटेशियम के लिए विद इन अ फ्रैक्शन। तो कोई अगर क्वेश्चन पूछे कि रेस्टिंग पोटेंशियल मेम्ब्रेन कण के लिए क्या चाहिए, तो वापस से क्या होती है, वहाँ पे सोडियम ही चाहिए होता है हमें, ताकि लिखा है देखो, के डिफ्यूज आउटसाइड द मेम्ब्रेन एंड रिस्टोर द रेस्टिंग पोटेंशियल ऑफ द मेम्ब्रेन द साइट ऑफ एक्साइटेशन एंड द फाइबर बिकम वन मोर रिस्पॉन्सिव फॉर फर्दर स्टिमुलेशन। बच्चे सोचते हैं भाई सोडियम चाहिए ना, अब तो रेस्टिंग पोटेंशियल के लिए नहीं, पोटेशियम ही लगता है, क्योंकि हमने देखा था ना अभी क्या पे था, वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू यही तो कंडीशन मेंटेन किए जाए थी, तो पोटेशियम ही डिफ्यूज कर जाएगा आउटसाइड द मेम्ब्रेन, और वो पोटेंशियल पूरा हमारा वापस से रिस्टोर हो जाएगा। आज की वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स तक। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। क्योंकि अगर मैं इसे भी अभी समझाऊँ तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, अब एक बार इसको रीड आउट करना, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, और जहाँ समझ अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँगी। थैंक यू, बाय बाय।